Good morning. Today is 24th of February 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, उन्हें दिखाया गया एक फोटो, एक मैगजीन थी बिजनेस स्टैंडर्ड, उन्हें भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया गया उनको। तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इस केस से रिलेटेड ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उनके खिलाफ में, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 295A IPC की धारा के तहत उन पर मुकदमा चल रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस आर्टिकल से हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, अफगानिस्तान में एक तालिबान के द्वारा एक अटैक किया गया और 140 सोल्जर्स अफगानिस्तान आर्मी के शहीद हुए वहां पे। तो क्या सिचुएशन उभर के आ रही है अफगानिस्तान के अंदर से, और क्या किस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है वो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड आर्टिकल है। एग्जाम के लिए आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, जापान में रेसिज्म देखने को मिलता है, ना सिर्फ कोरिया और चाइना के टूरिस्ट के खिलाफ में बल्कि जो दूसरे फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ में भी। तो आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमारे अंदर भी अफ्रीकन के खिलाफ में काफ़ी अटैक देखने को मिले और रेसिज्म के एक प्रकार से एलिगेशंस लगे हम पे भी। तो ये हम आर्टिकल डिस्कस कर सकते हैं और अपने इशू से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सोशल मीडिया से रिलेटेड ये आर्टिकल है। किस प्रकार से सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी कुछ एक प्रकार से झूठ देखने को मिलता है। फैक्ट, ओपिनियन और प्रोपेगेंडा के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल आर्टिकल है द हिंदू का, हर मंडे को प्रकाशित होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आर्टिकल है, लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो डिक्लाइन कर रही है पूरे वर्ल्ड से, लेकिन एक आशा की किरण हमें देखने को मिल रही है। यूएस के अंदर से बर्नी सैंडर्स जो है वो एक प्रकार से लेफ्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहे थे। तो थोड़ा 2-3 पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है, उन्हें 2-3 पॉइंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहला देखिए आर्टिकल ये है, ये फोटो है जिस पे विवाद हुआ था। बिजनेस टुडे है, बिजनेस टुडे की एक मैगजीन पर महेंद्र सिंह धोनी को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था। एक प्रकार से कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स ये कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, इससे रिलेटेड ये पिक्चर प्रकाशित की गई थी। तो इन पे IPC 295A जो कि कहती क्या है, ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति डेलिब्रेट यानी जानबूझ के या फिर मैलिशियस इंटेंशंस के साथ में दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत करता है तो उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। तो इसी IPC 295A के तहत में महेंद्र सिंह धोनी पर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलना स्टार्ट हुआ, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो कुछ महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के अपनी फोटो को इस प्रकार से प्रकाशित नहीं किया था और इनमें उनका कोई दोष नहीं है और ये डेलिब्रेट नहीं था जो भी ये था, तो इसलिए उनके खिलाफ में मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये देखिए, तो ये पूरा आर्टिकल एक 295A और एक जो 153A दोनों IPC के एक्ट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये कहते हैं कि देखिए 1957 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफिकेशन दी थी कि जब डेलिब्रेट इंटेंशंस यानी जानबूझ के इस प्रकार से किसी धर्म की भावनाओं को आहत किया जाए तभी मुकदमा चल सकता है, अदरवाइज मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन गाहे बगाहे बार बार इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा में। तो ये काइंड ऑफ ब्लास्फेमी लॉ है, ब्लास्फेमी लॉ है ये एक प्रकार से। ब्लास्फेमी लॉ में क्या होता है, जैसे देखिए पाकिस्तान में क्या देखने को मिलता है, अगर इस्लाम के खिलाफ में कोई टिप्पणी करता है तो इवन सजाए मौत की सजा भी वहाँ पे होती है। तो उसी प्रकार से ये जो एक्ट है IPC 295A उसी प्रकार का ये एक्ट है। और लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये सेकुलर है, वहाँ पे सिर्फ इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने से आपको डेथ सेंटेंस मिल सकती है, जो भी या फिर पनिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर में वैसा हो सकता है। हमारे देश में यह एक्ट सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल होता है, सेकुलर ये एक्ट है। दूसरा देखिए बात ये करते हैं केस ऑफ 153A की। 153A की बात करते हैं। देखिए 153 में ये आता है कि जब कोई भी व्यक्ति दो धर्म, दो जातियों, दो रेस या फिर दो ऐसे ग्रुप्स जिनका प्लेस ऑफ बर्थ अलग अलग हो, रेजिडेंस अलग अलग हो, लैंग्वेज अलग अलग हो, अगर कोई व्यक्ति इन सभी ग्रुप्स के बीच में किसी प्रकार की शत्रुता पैदा करता है, एनमिटी यानी हेट्रेड फैलाता है या फिर किसी हार्मनी को स्पॉइल करता है, तो उनके खिलाफ में, उस व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यह है कि देखिए ये जो पूरी लाइन्स हैं ये काफ़ी सब्जेक्टिव हैं और काफ़ी बार दुरुपयोग होता है अथॉरिटीज़ और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट द्वारा में। यहाँ पे देखिए, और एक प्रकार से इसको यूज करते हुए ना सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने विरोधियों को ओप्रेस करती हैं और उनके खिलाफ में मुकदमे चलाती हैं, बल्कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का भी ये वायलेशन होता है। कई बार देखिए राइटर्स को हरास किया जाता है, आर्टिस्ट को हरास किया जाता है इस प्रकार से जब भी वो कोई कुछ कहते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म्स है यहाँ पे, तो अपनी मर्जी के हिसाब से 153 इन्वोक कर दिया जाता है और एक प्रकार से जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको सेटल किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत में। तो दोनों एक्ट की बात की गई है, एक है 295A और दूसरा है 153A, IPC के दोनों एक्ट। तो पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन देखिए इनडायरेक्टली आ जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ मेंस में कि ब्रिटिश टाइम के कुछ लॉज ऐसे भी हैं जहां पे रिवीजन की आवश्यकता है, कमेंट ऑन दिस।
ऐसे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ गया। तो ये जो सारे एक्ट्स हैं ना, ये वाले 295A 153A, इन सबको आप एग्जांपल्स के साथ तो बताओगे आंसर्स में, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों जगह ये यूज हो जाते हैं। जो ये एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं, जिनमें रिवीजन की आवश्यकता है। देखिए ये दोनों के दोनों एक्ट्स हैं ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता है जब कोई एक प्रकार से कोर्ट की डिसरेप्यूट करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब कोर्ट किसे मानेगी ये कोर्ट की रेपुटेशन है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में टूल है, लेकिन कोई नहीं जानता कब पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इसे अपने फेवर के लिए यूज करेंगी। तो लोकल ट्रायल कोर्ट्स को ये चाहिए कि जो छोटी कोर्ट्स होती हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोर्ट्स होती है, उनको चाहिए कि देखिए वो सोच समझ के इस तरह के तुच्छ खिचिस का संज्ञान ले जो कि धर्म पे आधारित हो, कास्ट पे आधारित हो, या फिर डिफरेंट ग्रुप्स के एक प्रकार से कल्चरल सेंसिटिविटीज पर आधारित हो। तो सोच समझ के लोकल ट्रायल कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए इन सभी चीज़ों पर, और दोबारा से इस पूरे एक्ट्स को पढ़े जाने की आवश्यकता है, उनके स्कोप को कम किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इनका मिसयूज ना हो सके फ्यूचर में, और किसी एक प्रकार से इनोसेंट व्यक्ति को ना सताया जा सके, और उनके ह्यूमन राइट्स का हनन ना हो सके। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला जो आर्टिकल है अफगानिस्तान पर आधारित है। अफगानिस्तान की एक जगह है मजार शरीफ, यहाँ पे तालिबान का अटैक हुआ। 140 जवान अफगानिस्तान आर्मी के शहीद हुए इस अटैक में। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। देखिए ये सबसे ज़्यादा घातक अटैक था जब से 2001, मैं आपको बता दूं 2001 से पहले तालिबान का रूल था अफगानिस्तान के अंदर में, और जब ओसामा बिन लादेन ने अटैक करवाया, अलकायदा ने अटैक करवाया वहाँ पे यूएस में, तब उसके बाद से यूएस ने अटैक किया अफगानिस्तान पे और तालिबान को वहाँ से सत्ता से उखाड़ फेंका गया। तब से लेकर अभी तक तालिबान जो है वो संघर्ष कर रहा है अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के लिए दोबारा से। लेकिन अभी तक 2001 से लेकर 2017 तक 16 साल में इतना घातक अटैक कभी भी नहीं हुआ। तो यह अटैक दिखाता है कि क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में, अभी सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी बुरी है वहाँ पे। तालिबान ने ये अटैक करके साफ साफ दिखा दिया है कि वो अफगानिस्तान आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और जो रिजोल्व है तालिबान को ख़त्म करने के, फिर रिसोर्सेज किसी को भी एक प्रकार से इस तरह से उनका सामना कर सकता है। और इवन देखिए बहुत ज़्यादा मोराल को डाउन किया है तालिबान ने। जो अटैक किया है वहाँ पे अफगानिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अब पहले यह कहा जाने लगा था कि जो तालिबान है उन्होंने अपने 2 टॉप मोस्ट लीडर्स को खो दिया है, और तालिबान में काफ़ी ज़्यादा फैक्शनलिज्म, ग्रुपिज्म है, और अंदर में ही तालिबान के अंदर में ही काफ़ी लड़ाई है। इवन जो मुल्ला उमर की डेथ हुई थी जो तालिबान के चीफ थे, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि तालिबान जो है अब ज़्यादा दिन तक एक प्रकार से अपना ग्राउंड गेन नहीं करेगा और जल्द ही इंटरनेशनल फोर्सेज की सहायता से अफगानिस्तान आर्मी उनको खत्म कर देंगी। लेकिन उसके ठीक उलट हुआ। अभी ना सिर्फ इस तरह का अटैक कर पाने में सक्षम हो रही है तालिबान, बल्कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एरिया भी गेन कर लिया है पिछले कुछ सालों में तालिबान ने। जब से अमेरिकन ट्रूप्स ने देखिए यह फैसला किया कि अब वो सिर्फ वहाँ पे अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेन करने के लिए रुकेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जो यूएस की आर्मी है या फिर इंटरनेशनल फोर्सेज है कुछ ऑपरेशंस नहीं चलाएंगे, सिर्फ ट्रेनिंग देंगे अफगानिस्तान की आर्मी को। तो जब से अमेरिकन फोर्सेज या फिर दूसरे इंटरनेशनल फोर्सेज हैं वो गई हैं वहाँ से, तब से तालिबान ने काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड गेन कर लिया है अफगानिस्तान की धरती पर। अब देखिए अभी तक एक आंकड़े के अनुसार आधे से भी ज़्यादा एरिया पर अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, यानी मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री नाउ इज़ रूल्ड बाय तालिबान। और देखिए कई तरह के अटैक्स उन्होंने किए हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स पर। तो ये तो साफ साफ सिग्नल जाता है कि अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे एक प्रकार से सुरक्षित हो वो स्थान, और तालिबान जो है कहीं पे भी अटैक कर पाने में सक्षम है। और गवर्नमेंट जब भी देखिए इस तरह का अटैक होता है तो वहाँ पे अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है कि हम जारी रखेंगे तालिबान से लड़ना, लेकिन कोई रियल प्रोग्रेस जो है वो ग्राउंड पे नहीं दिखती। और अभी तक कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया है अफगानिस्तान की आर्मी ने या फिर अफगानिस्तान ने कि जिससे वो तालिबान से लड़ पाने में सक्षम हो। एक आंकड़े के अनुसार 2001 से लेकर अब तक 6700 यानी 67 जो हैं वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के मेंबर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और देखिए वही बात, सेम बात, इस तरह के अटैक से जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं उनका मोराल जो है वो काफ़ी डाउन होता है, और पब्लिक फेथ यानी जो जनता का विश्वास है अफगानिस्तान के अंदर में वो भी काफ़ी कम हो जाता है, रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की आर्मी पहले से, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है पहले से उनको काफ़ी करप्ट कहा जाता है काइंड ऑफ। देखिए अफगानिस्तान का मैं आपको सही बताऊं तो सिंपल शब्दों में अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत पुरानी नहीं है। अब ये भी 2001 के बाद में यूएस ने जब से तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका था तब से अफगानिस्तान की आर्मी का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था, और अलग अलग देशों में इनकी ट्रेनिंग हुई। एक बटालियन जर्मनी में इनकी ट्रेनिंग हुई, एक बटालियन की कहीं यूएस में हुई। तो इस प्रकार से जो ट्रेनिंग है वो अच्छी से नहीं हो पाई, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी करप्ट है, वो तालिबान से लड़ पाने में सक्षम नहीं है।
और आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अभी तक तालिबान के एडवांसेस को रोक नहीं पा रही हैं और तालिबान लगातार जो है वहाँ पे लैंड कैप्चर करता जा रहा है। और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो देखिए एक काइंड ऑफ वहाँ पे ना कुछ जनता ऐसी है जो तालिबान का सपोर्ट भी करती है। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि वो रूरल पॉपुलेशन तक पहुँचे और समझाए, उनको कन्विंस कराए कि देखिए तालिबान का रूल आपके हक में नहीं है। लेकिन अभी तक देखिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कर पा रही है, ना तो वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला पा रही है, ना ही वो रूरल पॉपुलेशन तक पहुँच पा रही है। एक कोशिश पहले की गई थी कि तालिबान के साथ में एक प्रकार से शांति स्थापित की जाए, उनके साथ में नेगोशिएशंस हो। वो नेगोशिएशंस भी सफल नहीं हो पाई क्योंकि देखिए लैक ऑफ कोऑपरेशन था पाकिस्तान की तरफ से। जब तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा तालिबान के साथ शांति नहीं स्थापित की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो साफ साफ सपोर्ट करता है तालिबान को अपनी धरती पे और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पाकिस्तान कि तालिबान अटैक कर सके अफगानिस्तान के अंदर में, और यह पाकिस्तान के हित में है। तो ये सब चीज़ें देखिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई, बल्कि तालिबान ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब एक बात और सोच के देखिए आप, तालिबान जो है वो क्यों शांति स्थापित करना चाहेगा अफगानिस्तान के साथ में? क्योंकि तालिबान को तो यूं लगता है अभी तो हम जो है ग्राउंड गेन कर रहे हैं, अभी वो अच्छी पोजीशन में है। तो सबसे पहले तो देखिए अफगानिस्तान को चाहिए कि वो ग्राउंड पे कुछ अच्छा करके दिखाए, तब जाके तालिबान मानेगा। अगर तालिबान इस प्रकार से है वो लैंड पे एडवांस करता रहा, यानी लैंड कैप्चर करता रहा और इस प्रकार से अटैक्स जो है वो कैरी आउट करता रहा, तो तालिबान कभी भी तैयार नहीं होगा बातचीत के लिए। इसके लिए अफगानिस्तान को लैंड कैप्चर करना पड़ेगा और जमीन पे कुछ दिखाना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में क्या है, वही सेम बात, लैंड कैप्चर करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर को पलटना पड़ेगा लैंड पे। इसके लिए देखिए अगर अफगानिस्तान को यूएस की सपोर्ट और ज़्यादा चाहिए या फिर क्रेडिबल आपको चाहिए, कुछ क्रेडिबल स्ट्रेटजी बनानी होगी ऐसी, अगर और ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है इंटरनेशनल कंट्री से, तो वो भी इन्वोक करना होगा और मांगना पड़ेगा। रिसोर्स ट्रेनिंग चाहिए, वो भी मांगनी पड़ेगी, तब जाके एक प्रकार से तालिबान से लड़ने में वो सफलता हासिल कर सकते हैं। यूएस ने भी देखिए जिस प्रकार से वो अटैक किया अभी जो ISIS से निपटने के लिए, वहाँ पे सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम के बाद में सबसे बड़ा बम वहां पे गिराया। देखिए हेडलाइंस तो काफी बटोरी इस तरह के जब यूएस ने बम गिराया, लेकिन ग्राउंड पे वो कितना एक प्रकार से पोजीशन को ठीक करेगा वो तो अपने आप में एक प्रकार से भविष्य के गर्भ में है। तो ये पूरा आर्टिकल था। देखिए मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी सही में गंभीर है। इवन हमारे लिए भी हमने काफी कुछ डिस्कस ऑलरेडी किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में, किस प्रकार से रशिया, चाइना और पाकिस्तान की एक्सिस उभर के आ रही है जो अफगानिस्तान में काम करना चाहती हैं। दिक्कत ये है कि जो ये तीन देशों की एक्सिस उभर के आ रही है ये तालिबान को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन इन तीन देशों ने मांग भी की, पाकिस्तान तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन रशिया और चाइना ये दोनों तो P5 में है, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो इन्होंने मांग की कि तालिबान पर जो प्रबंध एक प्रकार से जो आप कह सकते हैं कि इम्पोजमेंट लगाई हुई है, सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएन ने, उनको हटाया जाए ताकि तालिबान को बातचीत में शामिल किया जा सके। तो देखिए बात यूं है, कहीं ना कहीं तालिबान को आप लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हो इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की आपकी जो मांग है, क्लेम्स हैं। तो सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में काफ़ी गंभीर है और अगर देखिए इंस्टेबिलिटी आती है तालिबान में तो आसपास के जितने भी देश हैं सभी देशों में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल जो है वो देखिए जापान में रेसिज्म को लेके है। जापान में किस प्रकार से रेसिज्म देखने को मिलता है, तो जापान की पोजीशन आपको पता होगी। ये देखिए आइलैंड्स के फॉर्म में जापान का कंट्री है, कई सारे आइलैंड्स हैं। और कोरिया, देखिए मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊं तो यहाँ पे जापान की जो रिलेशंस हैं चाइना और कोरिया के साथ में इतिहास में अच्छे नहीं रहे हैं। इवन जापान ने कई बार रूल भी किया कोरिया के ऊपर और चाइना के ऊपर, और काफ़ी टेंशंस रहती थी जापान के बीच में और चाइना और कोरिया के बीच में। इवन चाइना और कोरिया के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, चाइना और जापान के बीच में भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप कहो तो कि अगर ये ट्रायंगल है चाइना, कोरिया और जापान, तो आपस में किसी की भी रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कोरिया के जापान के साथ अच्छे नहीं है, जापान के चाइना के साथ अच्छे नहीं है, चाइना के कोरिया के साथ भी अच्छे नहीं है। लेकिन फिलहाल इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं हम जापान की। जापान में किस प्रकार से रेसिज्म देखने को मिलता है, ना सिर्फ चाइना और कोरिया के लोगों के खिलाफ में, बल्कि जो जनरल फॉरेनर्स हैं, यानी जो दूसरे विदेशी पर्यटक हैं, उनके खिलाफ में भी, विदेशी लोगों के खिलाफ में काफ़ी रेसिज्म को देखने को मिलता है। आर्टिकल की ये शुरुआत करते हैं सेंट्रल टोक्यो के कुछ एक साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं सेंट्रल टोक्यो के अंदर में। लोगों ने अपने अपने बिजनेस जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके बाहर में लगाया हुआ है फॉरेनर्स वेलकम। एक तरफ तो देखिए जब फॉरेनर्स वेलकम आपको सुनने को मिला होगा तो आपको यूँ लगा होगा कि वहाँ पे तो देखिए इस तरह के बोर्ड्स लगे हैं तो फिर कैसे रेसिज्म हुआ। लेकिन देखिए जहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉरेनर्स वेलकम, यह चीज़ ये बताता है कि कुछ ऐसे गेस्ट हाउस, मसाज पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स, कुछ ऐसे प्लेसेस में भी वहाँ पे हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आर नॉट वेलकम। समझ गए? यानी आर्टिकल एक प्रकार से रिटोरिक से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल, जिसे हम ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। यानी अब देखिए कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि
जो बाहर के जो लोग होते हैं उनको जापानीज कल्चर का पता नहीं होता, इसलिए जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है जैसे कि गेस्ट हाउस, मसाज पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स, इसलिए वो फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते अपने अंदर आने में। जापानीज कल्चर देखिए, थोड़ी जानकारी के लिए आपको बताऊं, जापान का जो कल्चर है काफ़ी एक प्रकार से सभ्य कल्चर उनको माना जाता है। जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा कि बसेस में, ट्रेन में चाइनीज़ मोबाइल तेज़ आवाज़ में आपको सुनने को मिलते हैं गाने, लेकिन जापान में बिल्कुल नहीं आता। वहाँ पे आपको रिंगटोन भी नहीं सुनाई देगी। वो इतने, जापान के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सभ्य हैं और सार्वजनिक प्लेसेस में वो अपना फ़ोन साइलेंट रखते हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। इवन उनके अलग से मैनर्स हैं, जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको जूते उतारने नहीं आते, उनको बोलना नहीं आता, इसलिए जो जापान के लोग हैं वो फॉरेनर्स को अच्छा नहीं मानते और अपने कल्चर में उनको एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने इस्टेब्लिशमेंट में फॉरेनर्स को आने नहीं देना चाहते। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस जापान में रेसिज्म इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उनको यह भय रहता है कि जो चाइनीज़ टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर को स्पॉइल ना कर दें और शांति को भंग ना कर दें, और चाइनीज़ के पर्यटकों के चक्कर में जो बाकी जो फॉरेनर्स हैं वो भी, उनको भी कोलेटरल डैमेज होता है, तो सभी फॉरेनर्स लिखा जाता है बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के बाहर। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से फॉरेनर्स के खिलाफ में रेसिज्म देखने को मिलता है जापान में। आगे और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जापान के अंदर में काफ़ी जगह पे जिस पे लिखा होता है जापानीज ओनली। उसके बाद में देखिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया, वहाँ पे जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं जापान में, उन्होंने माना कि देखिए उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कभी ना कभी उनको डेरोगेटरी रिमार्क्स सुनने को मिले हैं। इवन हाउसिंग में भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मेजॉरिटी जो है जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनके खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वो चाइनीज़ और कोरियंस हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, अगर दी भी जाती है तो काफ़ी कम तनख्वाह उनको दी जाती है। देखिए आमतौर पर जो रेसिज्म जो वर्ड्स है ना, वो वाइट्स के साथ अटैच होता है कि जो वाइट्स हैं काफ़ी एक प्रकार से रेसिज्म जैसी भावनाएं अपनाते थे नॉन वाइट्स के खिलाफ में। इवन जब वो भारत में आए, भारत में उन्होंने रूल किया, तब भी उन्होंने रेसिज्म की काफ़ी पॉलिसीज अपनाई थी और भारतीयों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था। लेकिन जापान इसे मानता नहीं है, रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। अब तक जापान इसे मानता नहीं था, रिलेक्टेंट था और कहता था कि नहीं, हमारे देश में रेसिज्म नहीं है। लेकिन अब जापान जो है वो ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करने जा रहा है 2020 में, तो काइंड ऑफ अपनी जो इमेज है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है जापान, और रेसिज्म जो जापान के अंदर में व्याप्त है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जापान चाहता है कि देखिए हमारे देश की गलत इमेज ना जाए और जो टूरिस्ट भारी संख्या में जापान में आएंगे उनमें कोई कटौती ना हो और बढ़ चढ़ के जो टूरिस्ट हमारे देश में आए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे दो टाइप के रेसिज्म है जापान में जो हमने अभी डिस्कस किया। एक तो चाइना और कोरिया के खिलाफ में होता है, दूसरा जनरल टुवर्ड्स द फॉरेनर्स, जैसे एक कंडक्टर का एग्जांपल देते हैं। दूसरा जो है मतलब आमतौर पे सभी फॉरेनर्स के खिलाफ में होता है। एक कंडक्टर का एग्जांपल देते हैं, खचाखच एक बस भरी हुई थी जिसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे, तो कंडक्टर ने स्पेशल अनाउंसमेंट करी जापानीज लोगों के खिलाफ में कि देखिए आपको असुविधा हुई फॉरेनर्स की वजह से, उसके लिए बस को खेद है, यानी बस के जो मालिक हैं और जो बस एक प्रकार से कंडक्ट कर रहे हैं, उसका ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, उनको खेद है। इस प्रकार की घोषणा की कंडक्टर ने। तो देखिए उल्टा होता है, आमतौर पे तो होना ऐसे चाहिए कि जो फॉरेनर्स को ऐसा कहना चाहिए कि आपको अगर देखिए किसी प्रकार की असुविधा हुई तो उसके लिए खेद है, लेकिन जापान में तो उल्टा है। वो अपने ही लोगों को एक प्रकार से माफ़ी मांग रहे हैं अपने लोगों से कि फॉरेनर की वजह से आपको कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए हमें खेद है। देखिए ये सब चीज़ें इसलिए होती है, अब असली कारण ये बता रहे हैं आर्टिकल में। ये कहते हैं कि देखिए ये सब इसलिए होता है कि जापान ऐसा, वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि ओपिनियन है जापान के अंदर में कि जापान का जो कल्चर है वो यूनिकनेस है, यूनिक कल्चर है जापान का, और रेशियल प्योरिटी है जापानीज़ की। ये सब शुरुआत हुई इस चीज़ की 1889 की ये बात है। मीजी इंस्टीट्यूशन, यानी मीजी इंस्टीट्यूशन के साथ में मीजी संविधान के हिसाब से जब स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए जो एम्परर है यानी जो शासक है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी पूर्वज हैं ओरिजिनल यामटो क्लां के। तो ये सब चीज़ें कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल एसेंस बता देता हूँ इस चीज़ का। यानी एसेंस ये है कि एक पहले इस प्रकार की जब उनका संविधान बना था 1889 की बात है, तब उन्होंने शासक ने ये कहा था कि सारे जो जापानीज़ हैं वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही ग्रुप के हैं, एक ही रेस के वो हैं, और वो रेस जो है वो काफ़ी प्योर है, काफ़ी प्योर रेस है। तो इसीलिए उनका जापानीज़ को यूँ लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो प्योर है, हमारी जो रेस है वो प्योर है, और बाकी अगर आएंगे हमारे देश के अंदर में तो हमारी रेस को, हमारे कल्चर को स्पॉइल कर देंगे। इसी प्रकार से वहाँ पे काफ़ी कुछ रेसिज्म देखने को मिलता है। जैसे लेकिन आर्टिकल में इस बात का खंडन ये करते हैं, आर्टिकल में कहते हैं कि देखिए यह बात बिल्कुल सच नहीं है। 400 BC के आसपास कोरिया के काफ़ी लोग यहाँ पे, जिनको याओई कहा जाता था, वो जापान में इमिग्रेट हुए। तो जापान का कल्चर प्योर है एकदम, ऐसा कहना उचित नहीं होगा।
उसके बाद में ये बात करते हैं कि देखिए किस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि कहाँ से हिस्ट्री में किस प्रकार से कोरियंस या चाइनीज़ के खिलाफ में एक प्रकार से रेसिज्म देखने को मिलता था। 1923 की घटना थी जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, काफ़ी लोगों ने अपनी जानें खोई, ग्रेट कांटो अर्थक्वेक इसे कहा जाता है। तब आरोप लगे, कुछ अफवाहें इस तरह की फैली कि जो कोरियंस हैं वो कुएं में जहर मिला रहे हैं, और इस प्रकार से पैनिक मचा और अफवाहें फैली कि जो कोरियंस हैं वो जापान पे अटैक कर सकते हैं। तो बाद में देखिए जापानीज जो विजिलेंट्स थे, यानी जो जापानीज जो ग्रुप्स थे वहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में काओ विजिलेंट्स होते हैं वैसे ही जापानीज में विजिलेंट्स थे, उन्होंने काफ़ी कोरियंस को, हजारों कोरियंस को मार डाला इस अफवाहों पर, इवन कुछ चाइनीज़ की भी हत्या कर दी। और आज भी ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो इसी प्रकार की अफवाहों पर काफ़ी पैनिक मचा देते हैं, और सोशल मीडिया ने तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब कर दी है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है 2014 में, 2014 में देखिए भूस्खलन आया था हिरोशिमा में, और फॉल्स एलिगेशंस लगे थे, कोरिया के लोगों पर आरोप लगे थे, उस टाइम पे एलिगेशंस लगे थे कि वो जो घर खाली कर दिए गए हैं, जापान ने भूस्खलन के डर से जो अपने घर खाली कर दिया है उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, वहाँ पे जो कोरिया के लोग हैं वहाँ पे चोरी कर रहे हैं। इस प्रकार की अफवाहें फैली और काफ़ी गलत प्रभाव देखने को मिले। आगे क्या आता है देखिए, लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहते हैं कि जापान की जो पॉपुलेशन है काफ़ी बूढ़ी हो रही है। जैसे इंडिया के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, काफ़ी जवान जनता है इंडिया के पास में, लेकिन इंडिया के पास में, जापान के पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जापान को देखिए इमिग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सच है कि वहाँ पर काफ़ी कुछ काम ऐसे हैं जिनको अब रोबोट्स की सहायता से किया जाने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए रोबोट्स है वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए इमिग्रेशन यानी फॉरेन लेबर की आवश्यकता तो जापान को पड़ेगी, और यह बात जापान ने पहचान ली है। इसीलिए इस बात का संज्ञान लेते हुए जापान अभी रेसिज्म को कर्ब करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी बार देखिए हेट स्पीसीज देखने को मिलती है वीडियोस में, और एक एनालिसिस के अनुसार काफ़ी आंकड़ा दिया था, जो आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी हेट स्पीसीज देखने को मिलती है कोरिया और जापान के खिलाफ में, जिसको अब रोकने की कोशिश कर रहा है। जापान ने अब एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें वो है डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन के लिए हेट स्पीसीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला जो आर्टिकल है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ये भी एक सोशल मीडिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन जो आर्टिकल की शुरुआत जो ये करते हैं वो एक प्रकार से ये हिटलर की आर्यन रेस से करते हैं। मैं आपको हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। देखिए हिटलर ने अपना प्रोपगेंडा क्या होता है, प्रचार प्रसार, यानी सिर्फ अपनी पक्ष की बात करना, बायस्ड न्यूज़, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने आप को अच्छा सुपीरियर साबित करने के लिए आर्यन रेस का कंसेप्ट दिया। आर्यन रेस का कंसेप्ट ये था, हिटलर का मानना ये था कि जो जर्मन्स हैं वो आर्यंस हैं और वो प्योर रेस हैं, वो सुपीरियर हैं एज कंपेरिजन टू दूसरी जो रेसेस हैं। इसीलिए ज्यूज पर वहाँ पे जर्मनी में काफ़ी अत्याचार देखने को मिला था, और ऐसा आरोप लगता था ज्यूज पे कि वो जो आर्यन रेस नहीं है और एविल हैं, एक प्रकार से बुराई वो हैं और उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये उनका आर्यन रेस का कंसेप्ट था। देखिए अब 1930 की ये बात है जब हिटलर जीवित थे, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आर्यन रेस का कंसेप्ट यूज़ किया, लेकिन आज उस बात को 80 साल से भी यानी ऑलमोस्ट 90 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी सीरियन रिफ्यूजीज़, अब देखिए जर्मनी के जो अभी चांसलर थे एंजेला मर्कल, उन्होंने काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में सीरियन रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट जर्मनी है, नॉर्थ ईस्ट जर्मनी में वहाँ पे देखने को मिला कि जैसे हिटलर का कंसेप्ट था आर्यन रेस का, अभी भी कुछ ऐसे नियो नाजी ग्रुप्स, नाजी कौन थे, हिटलर की पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था और उनकी आइडियोलॉजी को नाजिज्म कहा जाता था, और कंसेप्ट सेम था, आर्यन रेस का कंसेप्ट, एंटी ज्यूज कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट्स थे। तो अभी नॉर्थ ईस्ट जर्मनी में देखने को मिलता है कि जो हिटलर के कंसेप्ट में जो लोग बिलीव करते हैं, यानी नियो नाजी ग्रुप्स जो हैं आज भी जीवित हैं, हालांकि वो कम ही संख्या में है, लेकिन उनकी जो भावनाएं वही हैं जो हिटलर की भावनाएं थी। अभी तक वो भावनाएं दबी हुई थी, लेकिन इंटरनेट से और सोशल मीडिया के यूज से उनकी भावनाएं अभी सामने आ रही हैं, और यही सब कुछ होता है इंडिया के अंदर में भी। इंडिया में भी देखिए ये कहते हैं कि 160 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 150 मिलियन जो हैं वो फेसबुक फॉलोअर्स हैं, और 50 मिलियंस जो हैं ट्विटर ग्रुप अकाउंट्स हैं। कभी ऐसे में या फिर एग्जांपल के तौर पे आप ये संख्या कोट कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन कई बार हो जाता है। तो कहते हैं कि देखिए इतनी भारी मात्रा में सोशल मीडिया का यूज़ होता है और प्रोपेगेंडा वीडियोज़ को फैलाया जाता है। जैसे देखिए नियो नाजी होते हैं वो काफ़ी एक प्रकार से निरक्षर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, जो एक प्रकार से झूठ फैलाया जाता है वो बिना फिल्टर किए उसको सच मान लेते हैं, और वैसे ही इंडिया में हो रहा है। इंडिया में एक प्रकार से आजकल जो है न्यूज़, ओपिनियन, फैक्ट और इन सब के बीच में जो है लाइंस हैं वो ब्लर हो गई हैं, और काफ़ी कुछ कई बार देखिए एग्जांपल दिया जाता है। देखिए इंडिया में जैसे डॉक्टर का एग्जांपल दिया जाता है, डिमोनेटाइजेशन के बाद में इन डॉक्टर के यहाँ पे रेड पड़ी, और रेड के बाद में लोगों ने कहा कि उनको हार्ट अटैक आ गया, फिर उनकी मौत हो गई, भाग गई, इस प्रकार के आरोप लगे, तरह तरह की कहानियाँ निकल के आई। तो उस डॉक्टर ने, काफ़ी फेमस ये डॉक्टर थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि मैं अभी भी जीवित हूँ। तो इस प्रकार से देखिए झूठ को बार बार शेयर किया जाता है।
ये देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ये फ़ोटो थी हमारे प्रधानमंत्री की, ये फ़ोटो थी, ये इनकी फ़ोटो थी एक्चुअली, लेकिन काफ़ी बार इनकी जो फ़ोटो को मॉर्फ करके इस तरह से बार बार शेयर किया गया और कहा गया कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है। तो इस प्रकार से देखिए बार बार अगर आप शेयर करोगे, मैं आपको देखिए एग्जाम्पल देता हूँ यूपीएससी का। देखिए अगर आप बार बार शेयर करोगे कि ऑप्शनल हट रहा है, ऑप्शनल हट रहा है, हालांकि बिल्कुल झूठ है, लेकिन बार बार इसको चीज़ को शेयर किया जाएगा फेसबुक और सोशल मीडिया के ग्रुप्स में कि ऑप्शनल हट रहा है। 100 बार शेयर किया जाएगा तो 3 बार तो आप भी मान ही लोगे, आप चेक करोगे कि हाँ वास्तव में हट रहा है कि नहीं हट रहा। आपको भी ऑप्शनल पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि बार बार उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, तो आप सोचोगे क्या ये वास्तव में सच है। और यही सब आजकल देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। एक ये फ़ोटो है जयललिता की बेटी की फ़ोटो पर इनको दिखाया गया, ये जो साइड में फ़ोटो है इनका प्रचार प्रसार किया गया कि ये जयललिता की बेटी है और फिलहाल यूएस में है। तो कुछ लोगों ने इसको सच भी मानना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए जो इंटरनल प्रोवाइडिंग्स हैं, यहाँ पे देखिए इवन ट्रंप ने भी इसका यूज़ किया। देखिए ट्रंप ने इसका यूज़ किया ओबामा के खिलाफ में। ट्रंप ने आरोप लगाया ओबामा पे कि वो एक प्रकार से उनका जो ओरिजिन है वो फॉरेन में उनका जन्म हुआ है। अगर अमेरिका में के हिसाब से अगर किसी का जन्म फॉरेन में हुआ है तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बार बार इसे शेयर किया और कुछ लोगों ने तो इसे सच भी मानना स्टार्ट कर दिया। तो वही बात आजकल जो पहले एक लाइन थी न्यूज़ को बनाने में और न्यूज़ को शेयर करने में, रिपोर्टिंग करने में, वो लाइन आज ब्लर हो गई है। और सोशल मीडिया की आड़ में कुछ लोग अपना प्रोपगेंडा, न्यूज़ की आड़ में कुछ लोग अपना प्रोपगेंडा फैलाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए इन चीज़ों में सब में अलग होता है, फैक्ट में, ओपिनियन में और प्रोपगेंडा में फ़र्क होता है, जिसमें आपको बताता हूँ। आप ईवीएम का एग्जांपल आप ले लीजिए साफ तौर पे। अब देखिए ईवीएम का यूज़ होता है, अब ये फैक्ट है कि ईवीएम का यूज़ होता है इलेक्शंस के लिए। ओपिनियन क्या हो सकती है? ओपिनियन यूँ हो सकती है कि देखिए ईवीएम जो है एक प्रकार से हो सकता है कि ईवीएम में खराबी हो सके, या फिर यूँ भी हो सकता है कि ईवीएम का मिसयूज़ हो। लेकिन प्रोपगेंडा ये है कि बार बार इस बात को इस तरह से कहना कि ईवीएम ख़राब है, हर एक डायरेक्शन से, हर एक एंगल से इस बात को साबित करने की कोशिश करना कि ईवीएम में काफ़ी खराबी है। तो ये प्रोपगेंडा हो गया। फैक्ट, ओपिनियन और प्रोपगेंडा तीनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। आगे देखिए बात ये 1960 की करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए 1960 में इंसाइक्लोपीडिया यानी जो ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया था वो एकमात्र एक ऐसा सोर्स था जिसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता था अल्फ़ाबेटिक वाइज और वॉल्यूम्स में अरेंज किया जाता था। लेकिन आज विकीपीडिया है, विकीपीडिया में तो लोग ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। काफ़ी बार यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है विकीपीडिया पे इनएक्यूरेट होती है, सही नहीं होती, और आमतौर पे जनता आंख मूंद पे उस पर विश्वास कर लेती है। तो एक प्रकार से बात वही है कि जो इंटरनेट है वो एक प्रकार से आप गलत भ्रांतियां पैदा कर रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जो आपके व्यू बने हैं, अगर वो झूठ के बेस पे ही आपके व्यू बने हैं तो वो व्यू किस काम के? देखिए आज ऐसी पोजीशन है, जो पॉपुलेशन है वो लार्जली अनएजुकेटेड है और कॉस्मोपॉलिटन को एग्जिस्टेंस नहीं है पॉपुलेशन की। तो इस प्रकार से जो भी सोशल मीडिया पर शेयर होता है उसको सच मान लिया जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए ये लेफ्ट के बारे में है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी का जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी का उदय कहाँ से हुआ। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये बात है। वहाँ के 16वें लुइस जो किंग थे उनके टाइम पे उन्होंने पार्लियामेंट को वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। तो 3 ग्रुप होते थे वहाँ पे फ्रांस में। पहले ग्रुप में आते थे देखिए जो प्रीस्ट वगैरह थे, चर्च के प्रीस्ट होते थे, पहले ग्रुप में वो आते थे। दूसरे ग्रुप में नोबल्स आते थे और तीसरे ग्रुप में आते थे आम जनता, वर्कर्स, पीजेंट्स। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी जापान की पार्लियामेंट उस टाइम पर। 16th लुइस यानी 1789 के आसपास की बात है। तो उस समय पे क्या हुआ, पार्लियामेंट जब ऑर्गेनाइज किया गया तो किंग के सामने इस तरह से इनकी पोजीशंस थी कि जो चर्च के प्रीस्ट और नोबल्स थे ये राइट पोजीशन में बैठे थे किंग के, और जो वर्कर्स पीजेंट्स थे वो लेफ्ट पोजीशन में बैठे थे। तो यहीं से आइडियोलॉजी का उदय हुआ, ये लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है आइडियोलॉजी है। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी वो होते हैं जो समान राइट्स की मांग करते हैं, इक्वलिटी की मांग करते हैं, जबकि राइट्स जो हैं वो कल्चर की मांग करते हैं, वो प्रिजर्वेशन की मांग करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर में देखते हैं, हमारे इंडिया में देखिए जो लेफ्ट ग्रुप्स हैं वो है जैसे लेफ्ट की जो आइडियोलॉजीज़ हैं सीपीआई वेस्ट बंगाल में, या फिर आप भी मान लीजिए जो रेडिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म की मांग करते हैं। कांग्रेस जो है उसको सेंटर माना जाता है क्योंकि कांग्रेस में आज़ादी के टाइम से ऐसा होता था कि सभी आइडियोलॉजीज़ होती थी। एक्चुअली आजकल जो है वो जो कांग्रेस है वो सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाती है जो कांग्रेस है, और जो भाजपा है वो राइट नहीं है और थोड़ा सा सेंटर के राइट में है। बिल्कुल राइट तो वो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हिटलर का एग्जांपल ले लीजिए जो बिल्कुल रेस की बात करते थे, अपने कल्चर की बात करते थे। इवन ट्रंप भी है वो काफ़ी ज़्यादा राइट में आते हैं, लेकिन बीजेपी इतनी राइट में नहीं है, बीजेपी सेंटर से थोड़ा सा राइट में है। तो कहने का मतलब समझ गए ना, लेफ्ट बिल्कुल रेडिकलिज्म की मांग करते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट जैसे हिटलर की पार्टी जर्मनी में, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट कांग्रेस,
कई बार ऐसा आरोप लगता है कि थोड़ी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। तो होप आपको लेफ्ट राइट ये सब समझ में आ गया। तो अब आर्टिकल में क्या लिखा गया है? आर्टिकल में देखिए ये लिखा गया है कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है उनका डिक्लाइन हो रहा है हमारे देश के अंदर में भी। 10 साल पहले देखिए, जब 2008 की बात है, 2008 में जब न्यूक्लियर डील पे नो कॉन्फिडेंस मोशन एक प्रकार से पास नहीं हो सका था, तो लेफ्ट आइडियोलॉजी उस टाइम पे काफ़ी हाईलाइट हुई थी। लेकिन आज 10 साल बाद वो अपनी सेकुलरिज्म की जो वैल्यूज़ हैं या फिर दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। और अभी इलेक्शंस हुए, वहाँ पे सब जगह डिक्लाइन हो रहा है लेफ्ट की आइडियोलॉजी का। और ना सिर्फ इंडिया की बात करें, अगर दूसरे देशों की बात करें तो वेनेजुएला की बात करें, वहाँ भी लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है उसका डिक्लाइन हो रहा है। अगर देखिए यूएस की बात करें तो वहाँ एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है। अभी यूएस के इलेक्शंस हुए थे तो बर्नी सैंडर्स के विचार जो डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रहे थे, उनके विचार काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से जो है लेफ्ट ओरिएंटेड थे और काफ़ी कुछ राइट्स देने की वो बात कर रहे थे। तो वो काफ़ी आगे पहुँचे और उनके विचारों को बल मिला यूएस के अंदर में। तो एक ये आशा की किरण है, इसलिए थोड़े आर्टिकल में एक ऑप्टिमिज्म व्यक्त कर रहे हैं। तो सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए। आज मैं आपको बताऊं, अभी मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं अभी बाहर हूं, दिल्ली से बाहर हूं। एक्चुअली मुंबई में हूं मैं और एक होटल में हूं, तो थोड़ा आज धीरे बोलना पड़ा। ऐसा ना हो कि आसपास के जो रूम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, सुबह सुबह होटल वाले आ जाएं कि आप इतनी तेज़ आवाज़ में कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो है वो इस हफ्ते थोड़ा इरेगुलर रहेंगी। वो इरेगुलर इसलिए रहेंगे क्योंकि मैं बाहर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो पूरी कोशिश करूँगा कि डालने की, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता और यह भी नहीं पता कि हो सकता है कि कुछ आए या ना आए, शाम तक आ पाए। सिर्फ एक हफ्ते की बात है क्योंकि मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ मैं। तो लेकिन जैसे ही काम पूरा होगा तो जल्द से जल्द सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उसको पोस्ट किया जाएगा और एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें किसी भी बाधा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।